फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चियांग काई शेक की। जो चियांग काई शेक हैं दोस्तों, इन्हें चाइना का उद्धारक भी कहा जाता है। और चाइना के जो कम्युनिस्ट हैं वो इन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानते हैं। तो चाइना के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों। पर वीडियो के स्टार्ट से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप कुछ भी अगर यहाँ पर कमेंट करना चाहते हैं चियांग काई शेक से रिलेटेड या चाइना से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम चियांग काई शेक की बात करें, जिनका जो जीवन था वो 1887 से लेकर 1975 तक इनका जीवन काल रहा था। ये चीन के राजनेता थे दोस्तों और एक सैनिक नेता भी थे, यानी कि ये आर्मी के ऑफिसर भी थे। 1927 से 1975 तक इन्होंने चीनी गणराज्य का नेतृत्व किया था। 1975 तक इन्होंने चीनी गणराज्य का नेतृत्व किया था। और वहाँ की जो राष्ट्रवादी पार्टी, नॉट कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी पार्टी जो थी वहाँ की, केएमटी के ये प्रभावी नेता थे और सन यात सेन के घनिष्ठ मित्र थे। जो सन यात सेन थे उनके घनिष्ठ मित्र थे। और वह साम्यवादी, जो साम्यवादियों का कट्टर शत्रु भी कहा जाता है इन्हें। जो साम्य कम्युनिस्ट थे उनके कट्टर शत्रु भी थे। ठीक, अगर इनकी हम बात करें तो sun यात सेन जो इनके घनिष्ठ मित्र थे चियांग काई शेक के, वो चीन के क्रांतिकारी के नेता थे और चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति एवं जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। यानी कि इन्हें जो राष्ट्रपति बनाया गया था कुछ समय के लिए, तो इन्हें प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। और चीनी गणतंत्र में, जो चीनी गणतंत्र है वहाँ पर इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना में। ठीक, जिसे आप ताइवान के रूप में जानते हैं, ताइवान जो है, तो ये ताइवान के जो हैं चियांग काई शेक, वो ताइवान में काफ़ी, ताइवान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। sun यात सेन जो है वो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। जबकि चीनी जनवादी गणतंत्र में, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो अभी चीन के नाम से आप उसे जानते हैं, इन वहाँ पर इन्हें एक लोकतांत्रिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। यानी कि लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। अब की जो थे वो राजवंश को उखाड़ फेंकने में, उनकी की राजवंश को, जो की राजवंश था जापान का, उसे उखाड़ फेंकने में उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका बताई जाती है। और 1912 में जब चीनी गणतंत्र बना तो उन्हें अस्थायी राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इसलिए इन्हें प्रथम राष्ट्रपति वहाँ पर एक रूप से कहा जाता है, पर ये सिर्फ अस्थायी रूप से थे। जो चियांग काई शेक थे वो सही मायने में पहले राष्ट्रपति वहाँ के थे। अब अगर हम चियांग काई शेक की अगर बात करें तो उनका जो जन्म है वो चिकाऊ नामक कस्बे में हुआ था, जो कि चेकियांग प्रांत में निंगबो से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भी साधारण परिवार में पैदा हुए थे दोस्तों। और जो चियांग थे वो पाओ तुंग सैनिक अकादमी जो थी वहाँ पर 1906, और टोक्यो सैनिक कॉलेज 1907 से 11 में इन्होंने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा जो चीन के प्राचीन धर्म ग्रंथ थे उनका अनुशीलन और आधुनिक प्रवृत्तियों का भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब जो टोक्यो में वह sun यात सेन के क्रांतिकारी संगठन तुंगमेंग हुई, इसके सक्रिय सदस्य वो बने थे। जब जापान जब जापान के अधीन था चाइना, यानी जापान जब चाइना पर राज करता था, तब वहाँ पर जो क्रांतिकारी संगठन थे उनमें से एक संगठन था तुंग मैंग हुई। तो ये sun यात सेन जो थे वो उसका नेतृत्व करते थे। बाद में जो थे चियांग काई शेक वो उसका सदस्य बन गया। और चीन लौटने पर उसने शंघाई की क्रांतिकारी नेता चैन ची मई की सेना, जो चैन ची मई की सेना है, की एक ब्रिगेड का नायक बनाया गया, उन्हें लीडर बनाया गया। और उन्होंने 1911 की जो क्रांति थी वहाँ की उसमें भाग लिया। अब चीन के जो आंतरिक युद्धों में क्रांतिकारियों के पक्ष से लड़ता हुआ जो sun यात सेन का, वह विश्वास पात्र बन गया। जो चियांग काई शेक था वो क्रांतिकारी युद्धों में, आंतरिक युद्धों में जो क्रांतिकारी पक्षों से लड़ने के कारण जो sun यात सेन था उन्होंने इसे अपना मित्र बना लिया। 1923 में
जब ये रूस से लौटा तो हेंगपाओ सैनिक अकादमी, जो हेंगपाओ सैनिक अकादमी था उसका ये प्रधान बना। और वहीं पर जो साम्यवादी जो कम्युनिस्ट थे उनके साथ इनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। वहीं से ही साम्यवादी कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी जो दोनों थे इनके बीच में जो थे मतभेद पैदा होने शुरू हो गए थे। अब वह जो सहपाठी थे उनकी अकादमी के, और उनको वो उच्च पद पर बुलाया, और जो साम्यवादी थे कम्युनिस्ट थे उनको सैनिक पदों से वंचित रखा। ठीक, क्योंकि उनका जो चियांग काई शेक था उनका मानना था कि जो कम्युनिस्ट हैं, जो साम्यवादी हैं, वो चीन के लिए खतरा हैं। चीन की एकीकरण यानी चीन की एकता के लिए काफ़ी बड़ा वो खतरा कम्युनिस्टों को मानते थे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, जो sun यात सेन है उनकी मृत्यु 1925 में हो गई थी कुओमी तांग दल के जब नेतृत्व में संघर्ष में यहाँ पर चांग काई शेक विजयी रहा। 1925 में sun यात सेन के साथ जो कोमी तांग दल है उसके नेतृत्व के संघर्ष में, यानी कि जो चुनाव हुआ उसमें चियांग काई शेक वहाँ पर जीत गया। अब चीन के एकीकरण की योजना को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर जो दल के वाम और दक्षिण पक्ष इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गया। पर लास्ट में जो अंत में चियांग काई शेक थे उन्हें ही सेनापति के रूप में 1926 में उत्तरी अभियान सेनापति के रूप में चुना गया, और बाद में 1926 में वो उत्तरी अभियान उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जो चाइना में जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें उत्तरी अभियान की उन्होंने शुरुआत की, और शीघ्र ही जो योक्सते घाटी थे वहाँ के जो प्रमुख नगर थे वहाँ पर चियांग काई शेक का अधिकार हो गया था। किंतु जैसे जैसे वो उनकी सफलता के तो आज़ादी में जैसे सफलता पाते जा रहे थे उसी दौरान जो उनका दल था कुओमितांग उसमें फूट पड़ गई, और जो पूरा अभियान था जो उत्तरी अभियान वो वहाँ पर ठप पड़ गया। अब जो आक्रमणकारी सेना के जो वाम पक्षी और दक्षिण पक्षी दल थे दोनों के दोनों जो वुहान और नानकिंग, वो अपने अलग अलग यानी कि अपने अपने अलग अलग उन्होंने लीडर बना लिए और अपने हिसाब से वहाँ पर अधिग्रहण कर लिया। अब इस किस्तान के बीच में क्या हुआ कि जो कौमी तांग दल था उसके वाम पक्षी और उसके समर्थक जो साम्यवादी थे उनके बीच में झगड़ा हो गया। ठीक, जो वाम पक्षी थे और जो समर्थक साम्यवादी थे जो कम्युनिस्ट थे उनके बीच में यहाँ पर झगड़ा हो गया, और साम्यवादी जो थे यहाँ पर पूरी तरीके से निष्कासित कर दिए गए थे। जो चियांग काई शेक था वो वैसे भी जो कम्युनिस्ट थे उनसे नफरत करता था, तो वो उन्हें वैसे भी निष्कासित करना चाहता था। तो यहाँ पर जो थे कम्युनिस्ट उन्हें जो मतभेद उत्पन्न होने के कारण वैसे ही निष्कासित कर दिया गया। अब इसके बात करें दक्षिण पक्षी जो नान किंग की सरकार में जो चियांग काई शेक था उसका सबसे ज़्यादा पावर चियांग काई शेक के पास थी, और शंघाई नगर में उसके जो शंघाई नगर था वो भी उसके बाद में अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर आ गया था जो शंघाई था। और जो उसका कार्य था उसमें सशस्त्र बल बाधा डालने वाले साम्यवादियों के विरुद्ध जो चियांग काई शेक थी उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की। जो रूस के सोवियत सलाहकार थे उनके लौट जाने के लिए उनको विवश किया, और चीनी साम्यवादी जो कम्युनिस्ट थे उनको कारावास और मृत्युदंड भी थे, यानी उन पर काफ़ी ज़्यादा यातनाएं दी उनको और काफ़ी ज़्यादा उन पर अत्याचार भी कम्युनिस्टों पर किया। अब साम्यवादी विरोधी अभियानों में जो शंघाई के धनपति और विदेशी थे उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली, उन्हें धन से और बल से दोनों रूप से यहाँ पर चियांग काई शेक ने यहाँ पर उनको सहायता दी। और जो दल के कई सारे बाद में क्या हुआ कि जो उनके दल के कई सारे नेता थे वो इन सब जो जितने भी उसने काम किए कम्युनिस्टों पर अत्याचार और धनपतियों के बीच में धन का लेन देन, यानी जो अमीर था उसे और अमीर बनाने का उसने काम किया, तो कई सारे नेता जो थे वो उनके यहाँ पर विरोध में आ गए। इसके कारण जो चियांग काई शेक था उसको वहाँ पर पद का त्याग करना पड़ा, यहाँ पर उसको पद का त्याग करना पड़ा। और शंघाई में जब उसके स्वर्गीय sun यात सेन की साली जो सुंग मेंग लीना थी उसके साथ उन्होंने दूसरा विवाह करके ईसाई धर्म अपना लिया, यानी कि वो क्रिश्चियनिटी को वहाँ पर उसने जो चियांग काई शेक था वो क्रिश्चियनिटी को उसने अपना लिया सुंग मेंग लीना के साथ शादी कर कर। उसके बाद क्या हुआ, जो राजनीतिक उथल पुथल
के मध्य नांगकिंग सरकार ने उसे 1927 के अंत में महासेनापति पद पर पुनः बुलाया, क्योंकि उस वक्त जो चाइना था वो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था जापान से। तो जो वहाँ की जो नानकिन सरकार थी उसने वापस उसको सेनापति महासेनापति के पद पर बुलाया, और नेतृत्व में जो 1928 में जो कौमी तांग सेनाओं ने पीकिंग पर भी अधिकार कर लिया। यानी काफ़ी ज़्यादा एक कुशल लीडर था, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि कई सारी लड़ाइयों में सिर्फ और सिर्फ चियांग काई शेक को यूज़ किया गया, उसे बुलाया गया। किस लिए? क्योंकि उसके पास क्षमता थी कि वो किसी भी युद्ध को लड़ने में और उसको जीतने में वो पूरी तरीके से सक्षम था। अब यहाँ पर मंचूरिया के जो नए सेना सत्ताधिकारी थे, उन्होंने जो था कोमितांग सरकार की अधीनता यहाँ पर स्वीकार कर ली। किस कारण से? क्योंकि चियांग काई शेक उसका नेतृत्व कर रहा था। अब चीन में जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई, किंतु वहाँ पर सैनिक एकीकरण मात्र था। जो राष्ट्रीय एकता कहा जा रहा था वो असल में सैनिकों का एकीकरण किया गया वहाँ पर। बाद में नानकिंग में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई, और चियांग काई शेक को यहाँ पर चियांग काई शेक को जो है उसका राष्ट्रपति बनाया गया। 1928-31 के बीच में ये चाइना के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने गए, किंतु तानाशाह के रूप में इन्होंने कई सारे काम करने के कारण और कई अधिकारों का जो कई सारे जो ताकत थी, इनको पावर मिली हुई थी, उसका दुरुपयोग करने के कारण जो इनके जो काफ़ी बड़े बड़े विरोधी बन गए थे, उसके कारण जो चीन पर जो नियंत्रण था वो पूरी तरीके से इनका समाप्त हो गया। और बाद में जो चांग काई शेक थे, उन्होंने साम्यवादियों के विनाश करने के लिए कई सारे प्रयत्न किए, पर जो साम्यवादी थे, जो अभी यहाँ पर पिता माना जाता है चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, माओ ते तुंग, उनके संचालन में दक्षिण चीन के क्यांसी प्रांत में पर्वतीय क्षेत्र में चीनी सोवियत रिपब्लिक 1931 में यहाँ पर स्थापना की गई। और 1934 में मंचूरिया में जापान के आक्रमण की गति धीमी पड़ जाने पर चियांग काई शेक ने साम्यवादियों को यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया, और यहाँ पर जो साम्यवादी थे उनको शेशी प्रांत था वहाँ पर उनको महाप्रस्थान करवा दिया, यानी कि वहाँ पर उनको बंदी बनाकर रखा गया, उधर भेज दिया गया एक तरीके से, जो कि तड़ीपार जिसे कहते हैं। तो तड़ीपार यहाँ पर माओ और उसके जो साथी थे उनको तड़ीपार कर दिया गया। फिर उसके बात करें कि जो मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा के जो सैनिक रणनीति जोड़कर उसने सिद्धांत को जन्म दे दिया जाए, जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे माओवाद कहा जाता है। यहाँ पर जो माओवादी माओ ते तुंग थे, यहाँ पर जो माओ से तुंग थे, इन्होंने जब मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा के मिलाकर जो विचारधारा बनाई उसे माओवाद कहा जाता है, ठीक, सैनिक रणनीति से जोड़कर। अब उस समय क्या हुआ, जो चांग काई शेक था वो जापान के अति भयंकर जो संकट है उसका उसे यहाँ पर सामना करना पड़ा। और मंचूरिया पर कब्जा करने के लेने के बाद भी जापानी जो थे उन्होंने उत्तरी चीन के लिए भी यहाँ पर संकट उपस्थित कर दिया, यानी उत्तरी चीन पर भी कब्जा जमाने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार कर रखी थी। और साम्यवादियों की येनान की सरकार ने जापान के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध नीति की घोषणा की। उसके बाद क्या हुआ, जापान, तो उसके बाद जो चियांग काई शेक और जो वहाँ के साम्यवादी थे उन्होंने मिलकर यहाँ पर लड़ाई की, किसके लिए? चीन की आज़ादी के लिए। तो यहाँ पर चियांग काई शेक पर भी दबाव डाला जाने लगा, किंतु जो चियांग काई शेक था वो हमेशा से साम्यवादियों को अपने यहाँ पर शत्रु मानता था, फिर भी उसने क्या है, इन दोनों ने साथ मिलकर यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। अब उनकी योजना के अनुसार साम्यवादियों को विनष्ट करने, साम्यवादियों जो थे, जो कम्युनिस्ट थे, उनको पूरी तरीके से समाप्त करके ही संपूर्ण चीन में एकता स्थापित की जा सकती है, और उसके बाद जापान से सफल युद्ध किया जा सकता है। ये चियांग काई शेक का मानना था कि जो कम्युनिस्ट है उनको सबको ख़त्म कर दो, उसके बाद चीन में एकता स्थापित करो और जापान के साथ युद्ध करो, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो एक तरीके से वो सही भी थे। आप देखोगे सबसे सफल लीडर, सैनिक नेतृत्व की बात करें तो सबसे सफल चियांग काई शेक थे। अब इसी में उन्होंने साम्यवादियों से सहानुभूति रखने वाली सेना को येनान पर आक्रमण करने के लिए आदेश दे दिया, किंतु आदेश पालन कराने के लिए जब चियांग काई शेक स्वयं सियान पहुंचे
तो विद्रोही सेना ने उन्हीं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया। फिर मुक्त होकर 1927 में जापान के आक्रमण के कारण वे साम्यवादियों के विरुद्ध कुछ भी ना कर सके और साम्यवादियों को जापान के विरुद्ध छापामार युद्ध करने की छूट भी देनी पड़ी। अब द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका के प्रवेश यानी 1941 में जो अमेरिका के आने के बाद जो चांग काई शेक था उसकी स्थिति यहाँ पर कुछ संभली, पर चीन के रणमंच पर मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं के सर्वोच्च के रूप में 1942 से 45 तक उसने कार्य किया और 1945 में जापान ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया। 1946 में चीन के नए संविधान के अंतर्गत जो chiang kai शेक था वो राष्ट्रपति बना, किंतु साम्यवादियों के विनाश किए जाने के कारण जो काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा और यहाँ पर चैंग जो है वो पराजित होकर चीन छोड़कर भाग गया लगभग 30 लाख लोगों के साथ। 30 लाख लोगों के साथ छोड़कर वो ताइवान भाग गया और दिसंबर 1943 में उसने फार्मोसा में चीन की राष्ट्रवादी सरकार का संगठन किया। अब चांग काई शेक कृत चाइनीज डेस्टिनी या चाइनीज इकोनॉमिक थ्योरी, ये दो प्रसिद्ध पुस्तकें यहाँ पर लिखी गई थी जो चांग काई शेक के बारे में याद रखें कि ये ताइवान के महान क्रांतिकारी नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, जबकि सुन यात सेन को जो ताइवान है उसका राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ खास चीज़ें थी, मैंने यहाँ पर आपको चियांग काई शेक के बारे में बताई दोस्तों। इन्हें चीन का अभी भी सबसे बड़ा शत्रु भी माना जाता है और ये चीन के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।